तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पुरानी वीडियोस में कहा था कि मैं जल्द ही पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट करूंगा। अब चूंकि कुछ समर कैंप वगैरह और कैसे पढ़ाना है, बोर्ड में पढ़ाना चाहिए कि कंप्यूटर में पढ़ाना चाहिए, इस बारे में सोचते सोचते समय हो गया। बोर्ड में पढ़ाने के लिए लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, जब बोर्ड में पढ़ाने में मजा आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कंप्यूटर के माध्यम से पेन टैब के उपयोग से आप लोग को पढ़ाया जाए। तो आज हम साइंस के क्वेश्चन में बल के बारे में पढ़ेंगे कि बल क्या होता है। तो अगर हम बल को देखें तो बल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से साइंस पढ़ रहे हैं तब से हम फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही आ रहे हैं। फिर भी हम बेसिक से लेकर चलेंगे कि देखिए बल मतलब किसी चीज को हम धक्का देते हैं या खींचते हैं तो वहां पे उसको बल कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सके हैं कि एक दो बच्चे हैं, बॉक्स को एक जने खींच रहे हैं, एक जने धक्का दे रहे हैं। तो ये बल सामान्य रूप से देखा जाए तो ये पुल और पुश को ही हम बल कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली बल क्या होता है उसको समझने के लिए हम एक देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बॉल है। ये बॉल अभी आपके पास, ये बॉल जो है अभी रेस्ट में है, रेस्ट में है ये बॉल। तो ये रेस्ट में क्यों है? क्योंकि इसका जो भार है वो नीचे की ओर लग रहा है mg, और इस पे जो अपोजिट फोर्स है जो अपना पृथ्वी लगा रहा है उसको हम n से दर्शाते हैं। ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल और अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो आपका 0 है। उस वजह से ये रेस्ट पे है, क्योंकि रेस्ट पे है। इस पे जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो उस स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है रेस्ट में ही आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन मान लीजिए इसको एक आदमी ने धक्का दे दिया तो ये जो है, इसको एक आदमी ने धक्का दे दिया तो ये जो अपना बॉल है वो चलना चालू कर देगा, चलते रहेगा, लेकिन कुछ दूरी में जाने के बाद यह रुक जाएगा। अब यह रुकेगा क्यों? क्योंकि इधर से एक फोर्स लग रहा है, वो है घर्षण। आपका फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो यहाँ पे लग रहा है। तो अगर हम इस समय देखें तो इसका नीचे वाला जो फोर्स mg, इसका जो भार लगा था, और इस पे जो रिएक्शन फोर्स है n, वो तो दोनों हर टाइम पे बराबर ही थे। इसलिए उधर उस एरिया में ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं हो सकता। और इधर से इसको एक फोर्स मिला F कि किसी ने धक्का दे दिया तो ये चलता रहा। लेकिन उसके अपोजिट में घर्षण बल लग रहा था, इसलिए धीरे से जाके ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ही जो करता है उसी को हम बल कहते हैं। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट से उसको गति कर देना, या जो गति में है उसको रेस्ट में ला देना, यही आपका बल है। और अगर हम इसके आगे देखें, अगर हम एक मिनट के लिए माने कि यहाँ पे कोई भी घर्षण बल नहीं है, घर्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं, ना ही वायु का कोई प्रतिरोध है, वायु का जो प्रतिरोध है वो बिल्कुल नहीं है, तो अगर इसको कोई धक्का दे देगा तो ये चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, कहीं नहीं रुकेगा। क्योंकि ये जो गति में आया, इसको रोकने वाला कोई फोर्स है नहीं। और अगर हम यहाँ पे इसका mg भार देखें और इधर ऊपर रिएक्शन फोर्स देखें तो ये तो इक्वल ही है। तो इधर से तो कुछ उसको फोर्स मिल सकता है क्योंकि इधर तो संतुलित है। तो इस दिशा में वो जब जा रहा है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। घर्षण होता है, इसलिए वजह से हम जब किसी चीज को धक्का देते हैं तो कुछ दूरी पर जाके रुक जाता है। अगर घर्षण ना हो या हवा चले ना, बिल्कुल हवा का कोई प्रतिरोध ना हो, तो आपका कोई भी सामान आप एक बार धक्का देंगे और रुकेगा ही नहीं। बहुत प्रकार के आपके प्रतिरोध होते हैं, वो आपको भले नहीं दिखते, लेकिन प्रतिरोध की वजह से ही ये जो बॉल है वो जाके रुकती है। लेकिन अगर प्रतिरोध ना हो, घर्षण बिल्कुल ना हो, तो ये कभी रुकेगा नहीं, हमेशा क्या रहेगा, मोशन में। तो अब समझने वाली बात है कि अगर ये मोशन में है तो इसकी स्थिति को बदलने के लिए हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, मतलब कुछ चाहिए, और जो कुछ चाहिए होता है उसी को हम बल कहते हैं। ऐसा कुछ बाह्य कारक जो बाहर से आए, जो किसी गतिमान चीज को रोक दे या रुका हुआ चीज को आगे बढ़ा दे, है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि
हम बल लगा रहे हैं लेकिन कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि एक आदमी, आप दीवार पे खड़े हो जाए, कितने बार आप बच्चे बचपन में दीवार को धक्का दिए होंगे, मारे होंगे, लेकिन दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके द्वारा जो लगाया गया बल है वो सफिशिएंट नहीं है उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको इसलिए हम बोलते हैं कि बल जो है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मतलब ट्राई तो हम कर रहे हैं कि कुछ चेंज हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि चेंज हो, है ना। तो देखते हैं बल की परिभाषा। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, गति, रूप, आकार, दिशा में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अभी आपको बताया ना, परिवर्तन करने का प्रयास करता है, मतलब हम ट्राई तो करते हैं। अरे बच्चा जो है अपनी मम्मी से रो 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 के बोल रहा है कि मम्मी मम्मी दीवार क्यों नहीं खसक रहा है, तो भाई वो बच्चा क्या जाने क्या समझे, लेकिन वो ट्राई तो कर रहा है। वो तो कोई अगर मान के चलो किसी चीज से लग जाता है तो उसी को मारता है वो कि हाँ ये तेरे को मारा है करके। तो ऐसे हम बचपन बहुत किए हैं। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की ऐसा कोई बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति, गति, रूप, आकार और दिशा में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसी को हम बल कहते हैं। और बल को अगर देखा जाए तो बल एक सदिश राशि है ना। बल एक सदिश राशि। अब सदिश राशि मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। और अदिश क्या होता है? जिसमें दिशा ना हो सिर्फ परिमाण हो। तो हम बात कर रहे थे कि बल एक सदिश राशि है ना। सदिश मतलब जिसमें दिशा और परिणाम दोनों, परिमाण दोनों हो, और अदिश केवल जिसमें परिमाण ही हो। तो इसके आगे देखते हैं। देखिए, फोर्स को जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। भाई मान के चलिए मेरा दरवाजा खोलना है तो मैं अपनी तरफ खींचूंगा तभी दरवाजा खुलेगा ना, है ना। जैसे कि कई बार हम लोग होटल में जब जाते हैं तो पुल और पुश में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें पुश लिखा रहता है लेकिन हम लोग अपनी ओर खींचते हैं तो कैसे खुलता है? नहीं खुलता। तो इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम बल को कौन सी दिशा में लगा रहे हैं। तो अपना मैग्नीट्यूड के साथ उसका एक डायरेक्शन होना जरूरी है। इसलिए हमारा जो बल है वो एक सदिश राशि होता है। लेकिन अगर हम अदिश राशि की बात करें, एग्जाम्पल के तौर पर द्रव्यमान एक क्वांटिटी है, उसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो क्या है? एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार आप सदिश अदिश आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अब देखते हैं कि बल जो है क्या क्या कर सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि बल क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज अगर देखें तो गतिमान वस्तु को विराम में ला सकता है। मतलब कोई चीज चल रहा है उसको हम बल के माध्यम से रोक सकते हैं या रोकने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए, इसमें आप चित्र में देख रहे हैं कि एक टेबल आ रहा है, एक आदमी उसके सामने आ गया तो वो रुक गया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रुक ही जाए। भाई मान के चलिए एक छोटा सा जो कंकड़ है वो किसी ट्रक के सामने आ जाएगा तो ट्रक रुकेगा थोड़ी, लेकिन उस कंकड़ की वजह से कहीं न कहीं उसके स्पीड में कमी आएगा। मतलब वो प्रयास तो कर रहा है रुकने का, लेकिन रुक जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा प्रयास करता है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन प्रयास करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गतिमान चीज को हम विराम में ला सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो किसी वस्तु को जो विराम में है उसको गति में ला सकते हैं। जैसे कि टेबल जो है वो रखा हुआ है, उसको धक्का दिया इस आदमी ने तो वो चलने लगा, है ना। या गति में लाने का प्रयास करता है। प्रयास करता है जगह वही लिखा है कि भाई मैंने दीवार को धक्का मारा, लेकिन दीवार चलने थोड़ी लगेगा मेरे अंदर इतना। लेकिन अगर ऐसा कुछ कोई इतना बहुत बड़ा चीज आ जाए तो दीवार को तोड़ भी सकता है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विराम से हम किसी चीज को गति में ला सकते हैं। और तीसरा चीज, किसी वस्तु के आकार रूप में परिवर्तन कर सकते हैं या करने का प्रयास करता है। भाई यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा साफ साफ, एक केन है, केन को आदमी जोर से दबाया तो केन का जो है पूरा शेप ही चेंज हो गया। मतलब कि हम बल के द्वारा किसी चीज का, वस्तु का शेप भी बदल सकते हैं। आप गुब्बारा है, गुब्बारे को अगर फोड़ देंगे तो गुब्बारे के साथ अंदर सारी हवा निकल जाएगी तो उसका शेप बदल जाएगा। या करने का प्रयास करता है। जरूरी नहीं कि जो चीज आप बल लगाया उसका शेप बदल ही जाए, है ना। लोहे का बहुत बड़ा कोई मोटा सा कोई छड़ है तो अपने हाथ से तो आप मोड़ नहीं सकते, है ना। तो उस प्रकार आप समझ सकते हैं कि या तो कर सकता है या करने का प्रयास करता है। चौथे नंबर पे देखें, किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन ला सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। भाई आप सब क्रिकेट खेलेंगे बचपन में या भी खेलते हैं, है ना। उधर से गेंद आ रही है, इधर से आपने जोर से मारा तो जो सीधी गेंद आ रही थी वो जो है अब जाके किसी और डायरेक्शन में चली गई। मतलब कि बल के द्वारा आपने उसकी डायरेक्शन ही बदल दी। तो किसी वस्तु की दिशा में भी आप परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होगे गेंद को मार रहा है बैट से,
तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस प्रकार से उसका डायरेक्शन भी हम बल के द्वारा चेंज कर सकते हैं। अब पांचवा देखें, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है या लाने का प्रयास कर सकता है। तो यहाँ पे जो है गति में भी चेंज हम कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर पहले चित्र देखेंगे तो एक बेचारा जो है, दोस्त बेचारा साइकिल को भगाने का प्रयास करे, लेकिन उसका दोस्त बहुत बेकार है, वो उसको पकड़े हुए, तो अपना स्पीड जो है उसका कम हो जाएगा। वो जो चला रहा था उसको अगर कोई पकड़ लेगा तो रुक जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। लेकिन वही केस में अगर सपोर्टिव दोस्त है, कितना सपोर्ट करा देखिए सेकंड में, वो जो है उसका साइकिल चला रहा है, उसको और धक्का दे रहा है, तो उसका जो स्पीड है वो और ज्यादा जोर से चलेगा। इसका मतलब कि हम बल लगा के स्पीड को कम ज्यादा भी कर सकते हैं, है ना। तो पहले केस में अगर चित्र देखेंगे तो स्पीड कम हो जा रही है, दूसरे केस में स्पीड बढ़ जा रही है, दोनों का वजह बल है ना। इस प्रकार से हम ये 5 चीजें बल के द्वारा की जा सकती हैं। तो आगे यदि हम बल का फार्मूला देखें तो बल बराबर आपका होता है ना, बल बराबर आपका होता है F इक्वल टू एम ए। एफ आपका एक सदिश राशि है, उसे हम बल कहते हैं। यहाँ पे m आपका द्रव्यमान है, जो एक अदिश राशि, जैसे कि मैंने बताया कि जो अपना द्रव्यमान है सिर्फ क्वांटिटी है, उससे दिशा से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उसका गुणा करेंगे त्वरण से, और त्वरण एक सदिश राशि है क्योंकि उसमें भी एक दिशा का मतलब होता है। तो द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। ये एक नई परिभाषा हो सकती है इसकी, है ना। तो इसके आगे हम देखते हैं त्वरण। तो त्वरण को अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिए, त्वरण को पढ़ते बहुत हैं हम लोग, लेकिन क्लियरिटी के साथ ना उसको एक्चुअली समझना थोड़ा सा लोगों को मुश्किल जाता है। मतलब वो पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि है क्या। तो एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। देखिए, आप कभी गाड़ी चालक किए होंगे और अचानक से कोई एक्सीलेटर बढ़ा दिया होगा। देखिए नाम को देखिए, एक्सीलरेशन। अचानक से आप जब क्या बोलते हैं, गाड़ी के एक्सीलेटर घुमा देते हैं तो आप अचानक से आगे की ओर हो जाते हैं। या कभी कभी आप ध्यान देंगे कि जैसे कार में जा रहे हैं, अचानक से ब्रेकर आ गया तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, अचानक से आपका स्पीड में कम ज्यादा होना, है ना, चेंज होना। स्पीड जो रहता है आपका अचानक बढ़ जाता है या घट जाता है ना। उसके वजह से आपकी बॉडी जो है आगे या पीछे की ओर हो जाती है। यही तो त्वरण है कि जो हमारा, जैसे चित्र हम देख रहे हैं कि अचानक एक आदमी सामने आ गया गाड़ी की, तो गाड़ी को जोर से रोकना पड़ा, उसके स्पीड अचानक से कम करनी पड़ी, तो उसकी वजह से जो गाड़ी जो है वो अनबैलेंस हो गई, है ना। यहाँ पे जैसे कि हम देखेंगे कि मान के चलिए कि एक गाड़ी जा रही है 30 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से सीधी रेखा में जा रही है ना। और एक चित्र में आप देख पाएंगे कि एरोप्लेन जा रहा है 100 किलोमीटर प्रति आवर की कांस्टेंट स्पीड से, मतलब उसका जो स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, मस्त अपना आराम से जा रहे हैं। जब भी आपका स्पीड बराबर रहता है आपको कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से आप जाते रहते हैं। अचानक से कुछ जब आ जाता है ना, तब आपका स्पीड कम ज्यादा होता है ना। तो ये आराम। तो क्या आपको ये लगता है कि इस स्थिति में त्वरण होगा? क्या त्वरण यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो उसी को समझते हैं कि यह होगा कि नहीं होगा। तो देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए त्वरण कहते किसको, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। वेग में परिवर्तन जो होता है उसकी दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए टाइम के साथ। तो जैसे कि आप एक रोड में देखिए, गाड़ी चल रही है, शुरू में वो रेस्ट में था, मतलब स्टार्टिंग में उसका कोई स्पीड नहीं था। धीरे धीरे जब वो चला तो 5 सेकंड बाद उसका स्पीड जो है 100 मीटर प्रति सेकंड हो गया। मतलब कि उस पर स्पीड मतलब चेंज हो गया। उसका जब स्पीड चेंज हो गया, है ना, तो स्पीड चेंज जहां हुआ वहीं आपका त्वरण आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ना, अचानक ब्रेकर आने से स्पीड ज्यादा था वो कम हो गया, कम ज्यादा या ज्यादा कम जैसे भी हो, लेकिन स्पीड के चेंज होने से ही आपका क्या होता है, त्वरण आपका आता है ना। इतना सिंपल है ये। देखिए एक चीज और आपको समझाना था कि देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर स्पीड और वेग, चाल और वेग में क्या अंतर है। तो यहाँ पे समझिए, एक गाड़ी आ रही धीरे धीरे, उसका स्पीड जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है। फिर वो गाड़ी मुड़ा और तब भी उसका स्पीड जो है बी पॉइंट पे 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो क्या यहाँ पे त्वरण होगा? लेकिन मैंने अभी आपसे एक चीज बताया था कि जो है स्पीड जो है यहाँ पे नहीं बदलता है। यहाँ इस उदाहरण में जो मैं देख रहा हूँ ना, इसमें स्पीड नहीं बदल रहा है। ए पॉइंट पे भी स्पीड 20 मीटर प्रति सेकंड है, बी पॉइंट पे भी 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब थोड़ी देर पहले हमने परिभाषा में देखा कि अगर वेग में परिवर्तन होता है, स्पीड में परिवर्तन होता है, तब हम उसके त्वरण कहते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो क्या यहाँ त्वरण होगा? आप सोच के बताइए कि त्वरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल त्वरण होगा, क्योंकि त्वरण में हम सिर्फ स्पीड का बात नहीं करते, हम वेग कहते हैं, और वेग का मतलब होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर सिर्फ चाल की बात करेंगे तो चाल एक अदिश राशि है, उसमें जब दिशा आ जाती है ना तब हम उसको वेग कहते हैं, है ना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेग और चाल में क्या फर्क है। वेग और चाल में सिर्फ एक ही फर्क है कि चाल में दिशा से कोई मतलब नहीं है और वेग में दिशा आ जाती है। तो यहाँ पे चूंकि स्पीड सेम था लेकिन गाड़ी मुड़ी, और जब गाड़ी मुड़ी तो गाड़ी के मुड़ने के कारण यहाँ पे देखेंगे गाड़ी के मुड़ने के कारण उसकी दिशा बदल गई ना, दिशा बदली मतलब वेग बदल गया, और जहां वेग बदलता है वहां त्वरण आता है, मतलब यहाँ पे त्वरण है। तो सिंपल सा मतलब आप समझिए कि वेग जहां चेंज हो, अब वेग कैसे कैसे चेंज हो सकता है, या तो आपका स्पीड बदल सकता है या तो उसका डायरेक्शन बदल सकता है। दोनों में से अगर कोई भी चीज हो रहा है तो वहां पे आपका त्वरण आएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि त्वरण का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला त्वरण में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो आपका लास्ट वेलोसिटी था और जहां जिस पॉइंट पे आप मतलब जहां से चालू किए थे उसका शुरुआत का वेलोसिटी, और उसमें कितना टाइम लगा, उन दोनों माइनस करके घटा देंगे तो आपका वेलोसिटी मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल का मतलब होता है चेंज, डेल्टा जो बनाते हैं उसका मतलब होता है चेंज, है ना। अगर इसका हम मात्रक देखें तो देखिए मात्रक निकालने सिंपल सी चीज है, ऊपर में आपका क्या है फार्मूला में वेग के बारे में है ना, तो वेग का मात्रक रख दीजिए, और नीचे में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, समय की। तो वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे में समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो इसका अगर हम लोग ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको बिल्कुल आपको याद रखना है ना। इसके आगे देखते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई हमारा एक गाड़ी है जो स्टार्ट हुआ अभी, मतलब स्टार्ट में रेस्ट पे है, तो उसका जो शुरुआत का जो है वेग होगा वो 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। 10 सेकंड बाद अगर उसका देखें पॉइंट बी पर तो उसका जो है 50 मीटर प्रति सेकंड उसका क्या है वेग है, और ये सब कितने टाइम में हुआ 10 सेकंड में। तो अगर हम बिंदु बी पर अगर हम क्या देखें इसका त्वरण देखें तो कैसे निकालेंगे, बिंदु बी पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसको माइनस करेंगे, स्टार्ट कहां से किया था ए से, है ना। तो 50 में 0 घटा देंगे, 10 से भाग देंगे तो आपका जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ये आपके क्या निकल गया त्वरण, है ना, ये आपका त्वरण निकल गया। तो इस प्रकार से आपको समझ आया होगा कि कंसेप्ट क्या होता है और उसका फार्मूला से उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जो वेग है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पर एक गाड़ी है ना, अपना गाड़ी जो है ए पॉइंट पर 10 मीटर प्रति सेकंड से 25 सेकंड बाद उसका जो है वेग चेंज हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अगर हम यहाँ पे त्वरण की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा जो कि पॉजिटिव है, मतलब कि त्वरण का जो मतलब वेग का जो चेंज है वो पॉजिटिव है, बढ़ रहा है ना, वेग जो है बढ़ रहा है, इसलिए त्वरण क्या दिखा रहा है पॉजिटिव। अगर वही केस हम दूसरा केस को देखें, है ना, तो यहाँ पे पहले जो वेग था वो 20 मीटर प्रति सेकंड था, उसके बाद वो चेंज हो गया 10 मीटर हो गया, मतलब वेग में चेंज तो हुआ, मतलब वेग में चेंज हुआ, मतलब सिंपल सा बात है आपका त्वरण आएगा। लेकिन त्वरण पॉजिटिव है कि नेगेटिव, कम हुआ है वेग कम हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। और इसी को हम ऋणात्मक त्वरण क्या कहते हैं, मंदन। इसको बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, है ना, तो मंदन कहते हैं इसे। और एक केस हो सकता है कि देखिए गाड़ी जो है सेम स्पीड से चल रहा है, वेग उसका चेंज नहीं हो रहा है, ना ही उसका दिशा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन और स्पीड जो है दोनों नहीं चेंज हो रहा है। तो उस स्थिति में आपका त्वरण क्या आएगा 0। जब आपका वेग बदल ही नहीं रहा तो त्वरण कहां से आएगा, इसलिए यहाँ पे त्वरण को क्या कहते हैं, शून्य त्वरण। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि आप लोग को त्वरण भी क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम बल का मात्रक देखें तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है ऐसा पद्धति में, आप जैसे द्रव्यमान का जो है मात्रक देखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और यहाँ पे अभी त्वरण का मात्रक देखें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका क्या होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम न्यूटन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एसआई पद्धति में। और अगर सीजीएस पद्धति में देखें तो इसको हम लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम डाइन कहते हैं। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है, डाइन। सीजीएस पद्धति में अगर पूछ दिया जाए कि बल का मात्रक क्या होता है तो डाइन होता है। तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है ना, तो इसको पहले आप अपने मन से सॉल्व करके देखिए, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो देखिए 1 न्यूटन में कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 10, एक में 10 की मतलब एक में 3 जीरो है 10 की घात 3, और यहाँ पे एक में 2 जीरो है 10 की घात 2, दोनों मिलाएंगे तो घात घात जुड़ जाएगा क्योंकि बेस इसका इक्वल है, तो 10 की घात 5। और इसी को हम अभी बताया था सीजीएस पद्धति में क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया, 10 की घात 5 डाइन। इसको आपको याद रखना है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि बल का मात्रक किसके समान होता है, मतलब बल का जो यूनिट होता है अपना क्या बोलते हैं, न्यूटन। और कौन सी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका जो अपना मात्रक होता है उसी के समान होता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम देखें तो जैसे सेम कौन होता है, वेट। वेट मतलब भार, यह भी एक प्रकार का बल है ना। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वेट और द्रव्यमान दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग होता है। तो इसका एकदम अच्छा एग्जांपल आपके सामने है कि मान के चलिए कि 2 गाड़ी है ना, दोनों गाड़ी का द्रव्यमान अपना क्या है, m है। तो द्रव्यमान मतलब होता है कि उसके अंदर जो निहित द्रवित द्रव्य है, मतलब कि जैसे कि मान के चलिए एक हम ईंट लेते हैं, तो ईंट के अंदर जो कण होते हैं है ना, तो कितना कण है वही उसका द्रव्यमान है, ठीक है। लेकिन जो आपका वेट होता है वैसा नहीं होता। तो एग्जांपल समझते हैं पहले, फिर समझाऊंगा कि वेट क्या होता है। तो मान के चलिए हम अलग अलग ग्रहों में है ना, तो मान के चलिए एक ग्रह में उसका जो ग्रेविटी है वो x है, और किसी दूसरे ग्रह में उसका ग्रेविटी 2x है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान mm है। तो अगर हम पहले केस में देखें तो भार इसका कम होगा, क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम है। और दूसरे केस में अगर हम देखें तो उसका दोगुना है, पहले वाले का दोगुना फोर्स के साथ वो किसको खींच रहा है, गाड़ी को अपनी ओर खींच रहा है। तो जिसमें ज्यादा ग्रेविटी होगा उसमें उतना ही ज्यादा वेट होगा, है ना। तो अगर हम दोनों को तुलना करें तो पहले वाले केस में भार कम होगा और दूसरे वाले केस में भार ज्यादा होगा। तो आपको समझ आया होगा कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। भार जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है, लेकिन द्रव्यमान किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो तो अपना हर जगह फिक्स रहेगा। आप द्रव्यमान की बात करेंगे तो कहीं भी आप ले जाएंगे द्रव्यमान आपका फिक्स रहेगा, लेकिन आपका भार जो है वो डिपेंड करता है गुरुत्वीय त्वरण पर, गुरुत्वाकर्षण पर वह डिपेंड करता है। आगे देखते हैं। तो देखिए द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान है, मतलब उसके अंदर जो कण होते हैं वही कणों की जो मात्रा होती है वही उसका क्या होता है, द्रव्यमान। जबकि भार जो है ग्रेविटी पे डिपेंड करते हैं। तो अगर भार का फार्मूला देखें तो भार बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, है ना, W बराबर mg। जबकि हमारा जो बल होता है वो F इक्वल टू ma होता है ना। आपका जो आप बल का परिभाषा देखे हैं उसमें फार्मूला देखे हैं, वहां पे क्या होता है F इक्वल टू ma, यहाँ एक जगह क्या होता है g होता है। तो देखिए त्वरण तो दोनों है, लेकिन ये वाला क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इसलिए इसका भी जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हुआ होगा कि भार जो है क्या होता है। तो अगर हम एक नॉर्मल चीज देखें कि जैसे कि एक बॉक्स है, वो बॉक्स धरती पे रखा हुआ, जमीन पे रखा है, तो अपने भार के कारण नीचे पे दबाव लगाएगा, मतलब अपने भार के कारण एक मतलब फोर्स लगाता है ना। तो उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, मतलब जब हम चल रहे होते हैं तो हम धरती को दबाते हैं तो धरती भी हमको ऊपर की ओर एक बल मतलब प्रतिक्रिया बल देती है, उसे हम नॉर्मल कहते हैं या रिएक्शन फोर्स कहें, चाहे प्रतिक्रिया बल कहें, कुछ भी कहें। तो इस प्रकार बैलेंस होता है, इसीलिए हम लोग जो है स्टेबल खड़े रहते हैं, है ना। दोनों का जो बल बराबर होता है इसलिए हम लोग क्या रहते हैं, स्टेबल खड़े रहते हैं, ठीक है। ये होगा। अब देखते हैं कि 1 किलोग्राम जो है कितने न्यूटन के तुल्य होता है। तो ये निकालने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, W बराबर mg, m आपको दिया हुआ है, m कितना किया 1 किलो, है ना, और g का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो वहां पे अगर रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9.8 न्यूटन आ जाएगा, मतलब कि 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये भी फैक्ट आप याद रख लेना है ना। जितना आप समझ के रखेंगे उतना आपको रखना नहीं पड़ेगा। अब देखिए बल को हम 2 तरीके से समझते हैं, है ना। एक बल होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल, है ना। तो इसको समझते हैं कि क्या होता है। तो संतुलित बल की बात करें ना, तो जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल का परिणामी शून्य होता है तब उसे हम संतुलित बल कहते हैं। मतलब कि भाई एक रस्सी है, उसको 2 तरफ से 3 लोग खींच रहे हैं और दोनों के तरफ का लगाने वाला बल जो है बराबर है, तो रस्सी कहीं जाएगी क्या, रस्सी वहीं स्टेबल रहेगी। मतलब दोनों साइड से लगाने वाला बल का देखा जाए तो नेट जो है 0 है,
है ना, मतलब दोनों तरफ से खींच रहे हैं लेकिन किसी भी तरफ का ज्यादा कम नहीं है, ज्यादा कम नहीं है मतलब वो संतुलित है। संतुलित होने की वजह से वहां का परिणामी जो बल है वो शून्य हो गया। उस वजह से वो जो रस्सी है वो कहीं भी मूव नहीं करेगी, वहीं स्टेबल खड़ी रहे मतलब रहेगी, है ना। अगर हम असंतुलित देखें तो असंतुलित में क्या होता है, अनबैलेंस होता है। देखिए एक तरफ 3 लोग हैं, वहां पे 300 न्यूटन का बल लग रहा है और एक तरफ एक आदमी है 100 न्यूटन का, तो सीधी सी बात है 200 न्यूटन के फोर्स के साथ वो रस्सी है 3 लोगों की तरफ खिंचा जाएगी। और यही बल के कारण ही कोई भी वस्तु मूव कर सकती है। संतुलित बल के कारण के कोई चीज मूव नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों तरफ से अगर बराबर बल लगेगा तो कहाँ मूवमेंट होगा। असंतुलित बल के कारण ही किसी भी वस्तु को हम गति प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ पे जो परिणामी बल होता है वो बिल्कुल ही क्या होता है, शून्य होता है, शून्य के बराबर नहीं होता, सॉरी शून्य नहीं होता है ना। देखिए जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आप सीजी टेट का तैयारी कर रहे होंगे या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे या परिचारक का तैयारी कर रहे होंगे, ये तीनों में काम आएगा, ठीक है। और धीरे धीरे से सारे सब्जेक्ट के वीडियो धीरे धीरे इसमें आएंगे। चूंकि अभी थोड़ा राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं हुआ इसलिए मेरी राइटिंग इसमें अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे से सारी चीज इंप्रूव हो जाएगा। ये तो आपका पार्ट 1 था बल का। इसके बाद और पार्ट आएंगे, उसके बाद गति का आएगा, है ना। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जितने सीटेट में क्वेश्चन आए थे और नए नए क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे और इसको देखते रहिएगा, और कुछ भी डाउट रहेगा उसको पूछते जाइएगा। अभी लाइव स्ट्रीम इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी उतना मेरे पास वो मतलब अच्छे से सिस्टम नहीं है कि लाइव कर सकूं। लाइव करने के लिए थोड़ा सा सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो इसमें अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बता देना, ताकि मैं उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।